दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव, प्राध्यापक, यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से बोल रहा हूँ। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, कोरोना ने जो एक वैश्विक महामारी का रूप अख्तियार कर लिया है, ये तो एक तरह से सामाजिक समस्या पैदा किया ही है, जिससे लोग बाग बहुत परेशान हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसने विचारों का संकट भी खड़ा कर दिया है, और खासकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इधर जो एक नई परिपाटी विकसित हुई है, जिसे हम हिंदी का व्यवहार युग नहीं कह सकते हैं, बल्कि लताड़ युग कह सकते हैं। एक लोक भाषा में कहा जाए लताड़ युग, ये लताड़ा जा रहा है, और ऐसे लताड़ा जा रहा है जिसमें विचारों और सिद्धांतों को कोई महत्व नहीं है। जिसके जो मर्जी में आए वो कह दे रहा है, और उससे उसको लगता है कि हमें बहुत ही से वाहवाही मिलेगी, लोग हमें बहुत ही स्वीकार करेंगे। तो इस लताड़ के युग में कोई बचा नहीं है। तुलसी से लेकर शुक्ल तक, और शुक्ल से लेकर आप देखते हैं कि इधर नागार्जुन तक को निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनाया भी जाना चाहिए। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, और उद्धव और विरोधों का महत्व होना चाहिए। तभी एक नई विचारधारा या नई परिपाटी विकसित होगी। लोग नए विचारों से अवगत होंगे। लेकिन सिर्फ बात रखने के लिए अपने विचारों को तोड़ मरोड़ कर रखना, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी खोज के, बिना किसी प्रमाण के किसी पे कुछ कह देना, ये न्याय उचित नहीं है। आप विचार रखिए, या फिर आप ये चाहते हैं कि हम बहुत कुछ उनसे बेहतर जानते हैं, तो उसके समकक्ष, उसके पैरेलल वैसी बातें लिखनी चाहिए, वैसी पुस्तकें लिखनी चाहिए, वैसे विचार देनी चाहिए। आलोचना का एक अलग महत्व है, लेकिन आलोचना न करके सिर्फ शिकायत किया जाए। उस लेखक, विचारक या व्यक्ति के जीवन के उन पहलुओं को जबरदस्ती लाया जाए जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो ये बहुत ही एक अच्छी किस्म की बात नहीं है। विचारों का तो आदान प्रदान होना ही चाहिए, लेकिन आप जिस व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, जिस सिद्धांत की आलोचना कर रहे हैं, जिस वाद की आप आलोचना कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भी अपने विचारधारा से ऐसी बातें कहें जिससे समाज आपको स्वीकार करें और उनको नकारें। आप में इंटरेस्ट पैदा हो, आपकी विचारधारा में इच्छा पैदा हो, और लोगों को लगे कि हाँ, ये तो बहुत ही बेहतर काम कर रहे। प्रेमचंद को दलित विरोधी कह देना, ये अलग बात है। मैं अपनी बात प्रेमचंद से ही शुरू करना चाहता हूँ। प्रेमचंद को कहा जाता है कि दलित विरोधी हैं। उन्होंने अपने उपन्यास गोदान में, या फिर अपनी कहानी कफन में, या फिर एक और उपन्यास रंगभूमि में कुछ ऐसा नहीं दिखाया जिससे उसके जो चरित्र हैं, उस चरित्र में आत्मबल दिखता हो, साहस दिखता हो। आप जानते हैं कि प्रेमचंद का जो युग था वो अलग किस्म का युग था।
रंगभूमि के सूरदास उस समय भी लड़ रहे थे और रंगभूमि के सूरदास आज भी लड़ रहे हैं। आज भी विकास के नाम पे गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं और उस गरीबों की बस्तियां में कोई जाति और विशेष संप्रदाय नहीं है। आज गरीब जो शब्द है, उस गरीब शब्द के मायने बदल गए हैं। अब उसमें सिर्फ दलित ही गरीब नहीं है, गांव से पलायन करने वाले या मुंबई के झोपड़पट्टी में जाके रहने वाले या फिर कह सकते हैं कि बिहार और यूपी से बहुत ही ज़्यादा संख्या में विदेश जाने वाले, गल्फ कंट्री में जाने वाले, वहाँ वो अपनी जाति धर्म भूल जाते हैं। वहाँ उनको सिर्फ अपनी गरीबी याद रहती है और वहाँ जाकर जो स्थिति है सबकी एक समान हो जाती है। वहाँ कोई राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और दलित नहीं होता है। आप कभी उनके इच्छाओं को जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस हालात में रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि प्रेमचंद ने अब प्रेमचंद क्या करते, सूरदास से गोली चलवा देते हैं। सूरदास में इतना समर्थ नहीं था। अगर एक व्यक्ति उस समय एक ब्राह्मण को मारता या फिर एक राजपूत को मार या कोई भी ताकतवर व्यक्ति को मारता, तो आपको पता नहीं है उसके एवज में कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती, जान की कुर्बानी देनी पड़ती। गांधी के संदर्भ में भी कहा जाता है, गांधी जब तब क्या करते थे, हिंसक आंदोलन को रोक देते। गांधी को पता था हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास तैयारी नहीं, हमारे पास जन जागृति नहीं है कि हम अंग्रेजों से मुकाबला कर सकें, तोपों के साथ लाठी से मुकाबला कर सकें। बाकी मुकाबला चल रहा था, लेकिन गांधी को पता था, प्रेमचंद को पता था। और प्रेमचंद के साहित्य में जितने करेक्टर हैं, आप देखें, जितने खराब करेक्टर हैं, जितने बैड करेक्टर हैं, जितने अनैतिक करेक्टर हैं, वो कौन है? वो समाज के अभिजात्य वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। वो उनके कमियों को दिखाते हैं, उनकी बुराई कराते हैं, चाहे खन्ना हो चाहे कोई हो, उनकी बुराइयाँ गिनाते हैं। और समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, वो उसके यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत सारी उनके साहित्य को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो जिस समय लिख रहे थे, जिस युग में लिख रहे थे, जिस काल में लिख रहे थे, उस युग और काल के यथार्थ को भी समझना पड़ेगा कि प्रेमचंद की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनके जो करेक्टर थे वो हिंसक नहीं हो पाते, लेकिन वो लड़ते थे, वो अपनी बात रखते थे, अपने जुझारू प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते थे। तो कुछ साहित्य युगानुकूल होता है, उस युग के अनुकूल लिखा जाता है, उस युग के अनुकूल इसमें चर्चाएं होती हैं। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, जैसे समाज में होता है वैसे लिख, तो वो उस समय का यथार्थ था, सत्य था, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इधर बहुत सारी चर्चाएं हैं दलित साहित्य को लेकर और महिला साहित्य को लेकर कि इसमें बहुत ही आक्रामक विचार रखे जा रहे हैं। ये यथार्थ की एक ऐसी पोटली है जो आज के पहले लिखा ही नहीं। निराज चतुरी चमार उस समय भी लिखे थे, वो तोड़ती पत्थर उस समय भी लिखे थे, लिखे ही थे। तो ऐसे नहीं कहा, ऐसे ही महिला साहित्य को लेकर बहुत सारी बातें की जा सकती है। मुझे तो नहीं लगता है कि आज के जो महिला रचनाकार हैं, इन लोगों ने जिस तरह से महिलाओं के मनोभाव को परखने की कोशिश प्रेमचंद ने अपने युग में किया था, जैनेन्द्र ने अपने युग में किया था, यशपाल ने अपने युग में किया था, वो कोई इस समय कर सकता है? सिर्फ इरोटिक साहित्य लिखकर आप समाज को क्या देना चाहते हैं? या फिर आप अपने कष्टों को दिखाकर समाज को, आप समाज से सहानुभूति लेना चाहते हैं, जिसका कोई आज महत्व नहीं है। सहानुभूति से कोई आपका पाठक नहीं बनेगा। आपको पाठक बनाने के लिए
साहित्य के अन्य मर्म को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। दलित साहित्य में आत्मकथाओं की एक लंबी श्रृंखला आप देखते हैं बन गई, कविताओं की एक लंबी श्रृंखला बन गई है जिसमें ईश्वर और ब्राह्मण का विरोध समाहित है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदी साहित्य ईश्वर और ब्राह्मण विरोध के अलावा भी कुछ लिखा गया। तुलसी ने अपने समय में लिखा कि किसान को खेती करना नहीं खेती नहीं कर पा रहा है, भूखे को रोटी नहीं मिल पा रही। तो ये किसान और भूखे कौन है? ये आम सामान्य जनता है। तो जो पीड़ा की अनुभूति होती है, जो दुख की अनुभूति होती है, वो मानवीय समाज में सबके लिए एक बराबर है। एक बात कही जाती है कि जिसके पाँव में विवाह नहीं फटा वो पीड़ क्या जान सकता है, क्या जानता। तो सिर्फ साहित्य नहीं, हम समाज के अन्य क्षेत्रों में भी इस बात को आजमा के देख लिए कि सत्ता के केंद्र में 2-3 दशकों में आप देखते हैं, पिछले 2-3 दशकों में सत्ता के केंद्र में या सत्ता के शीर्ष में वो व्यक्ति आए जो समाज के सबसे निचले तबके थे, जो ये जानते हैं कि अन्न में कीड़े रहते हैं और कीड़ों को निकाल कर कैसे खाया जाता है, वो उस अन्न के महत्व को जानते थे। लेकिन उनके शीर्ष पर बैठने के बाद हमको क्या मिला? आपको क्या मिला? गरीबों को क्या मिला? कोई कहता है कि हमने उनको जुबान दे दिया, एक बहुत बड़ा जुबान दे दिया, और वो अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात को लड़ते हैं। तो सिर्फ आक्रामकता दिखाकर या एंटी चीज़ें दिमाग में भरकर हम जीवन को और समाज को नहीं चला सकते हैं। हम तो वही कर रहे हैं जो किसी काल में ब्राह्मणों ने किया था, सवर्णों ने किया था। मुझे तो नहीं पता, नई पीढ़ी को नहीं पता क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन उसकी सजा आज नई पीढ़ी को भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये तमाम तरह की बातें जो साहित्य में, इधर शुक्ल को लेकर बहुत चर्चा हुई कि शुक्ल के इतिहास को कबाड़ खाने में भेज देना चाहिए, उसका कोई औचित्य नहीं। तो ठीक है भाई, साहित्य उससे बेहतर इतिहास लिखा तो जाए, सिर्फ जुबानी जंग से कोई फायदा तो है नहीं। शुक्ल से बेहतर इतिहास लिखा जाए, कोशिश की जाए, तो जनता उसको तहे दिल से स्वीकार करे, पाठक उसको तहे दिल से स्वीकार करें। लेकिन शुक्ल की सिर्फ शिकायत कर देना है, आलोचना नहीं। आलोचना तो ये होता है कि आप उसकी कमियों को दिखाएं, वहाँ उनसे क्या त्रुटि रह गई, क्या उनसे भूल हो गई, आप उसको दिखाएं। लेकिन आप आलोचना तो कर नहीं रहे, ये आलोचना का दौर तो है नहीं। ये एक दंगल और साहित्य में युद्ध का दौर है कि आप जबरदस्ती कुछ भी लिख दे, कुछ भी कह दे। मेरा यहाँ ये मंतव्य नहीं है कि मैं ऐसे लोगों की निंदा करूं या ऐसे लोगों की शिकायत करूं। जो यथार्थ है, जो सत्य है, मैं उसको यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ दलित साहित्य और आप नारी साहित्य में क्यों बातें कर रहे हैं। तो भाई ये तो आप देख सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली दौर में इन दो क्षेत्रों के साहित्यकार चल रहे हैं, उनकी बातें समाज में बहुत ज़्यादा प्रस्तुत की जा रही हैं। सभी इनके ही शुभचिंतक बने हैं, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के। तो महिलाओं की बातें आएगी तो कबीर साहब भी खारिज हो जाएंगे। दलित साहित्य, मुस्लिम साहित्य या फिर नारी साहित्य की चर्चा बहुत जोरों पे। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अतीत का जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हालांकि ये जायसी का नाम आता है, हम जायसी को मुस्लिम तो नहीं कह सकते, सिर्फ नाम से अब किसी के
नाम और पद से या उसके जाति से उस पे ठप्पा लगा दें तो ये बहुत वाजिब नहीं। जैसी अपने युग के ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे चिंतक हैं जो धर्म को नहीं जीते हैं, जो जाति को नहीं जीते हैं, जो पंथ को नहीं जीते हैं, वो भारत को जीते हैं, भारत को लेके चलते हैं, भारतीयता को लेके चलते हैं। उनको इसकी परवाह नहीं। वो भारत के जनमानस को जानते थे, उनके हर्ट को जानते थे कि भारतीय जनमानस किस विषय को स्वीकार करता है। और किसी लेखक के एक बात को, एक छोटी सी बात को कोट करके और उस पर हमला किया जाए, ठीक नहीं है। सूत्र गंवार ढोल पसुनारे की बात की जाती है तो ताड़न कहा जाता है। वहाँ ताड़न भी हो सकता है। ताड़न, अण शब्द तो कभी रामचरितमानस में मुझे मिलता ही नहीं। एक बार पढ़ के हो सकता है आप लोग देखें खेल कर। तारण भी हो सकता है। तारण मतलब उस पे तारण मतलब उस पे आप ज़्यादा ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों पे, ऐसे चीज़ों पे। तो अब एक बार मिस्टेक कुछ हो गया, उस पे हम उसको लेके और कुछ मिलता नहीं है, कोई मुद्दा मिलती नहीं। प्रेमचंद को लेके कोई मुद्दा मिलती नहीं। अब नागार्जुन जैसे साहित्यकार के बारे में कहना है ये तो कहा जाता है कि डायन भी अपने घर को छोड़ देती है, लेकिन यहाँ तो कोई परिपाटी ही नहीं दिखती है, कोई सिद्धांत ही नहीं दिखता है, कोई नियम ही नहीं दिखता है, कोई कानून ही नहीं दिखता है। अब उनके बारे में कुछ और नहीं मिला है तो अब उनकी व्यक्तिगत चीज़ों को सामने कर दिया गया। और ये भी देखिए कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो उसको बहुत मसालेदार ढंग से इसको प्रस्तुत कर रहा है, जिसका वास्ता साहित्य से दूर दूर तक नहीं है। सेक्स की शुचिता, पवित्रता, नैतिकता पे हम इतनी बातें करते हैं और पीछे पीछे क्या होता है ये सब परिचित है इससे। उसके पीछे क्या होता है इस सबसे परिचित हैं, सभी परिचित हैं। तो हम पे जब आए तो नैतिकता हो जाती है, दूसरे पे तो नैतिकता हो जाती है चीज़। खैर मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य, वैसे साहित्य का सृजन किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम इनको खारिज करें, इनको साहित्य के समाज से अलग करें, तो हम वैसे भी साहित्य लिखें, उनके संपर्क साहित्य लिखें, उनसे बेहतर लिखें कि लोग हमारे नाम पे ताली बजाएं, वाहवाही में। सही सहानुभूति के लिए ये ऐसी बातें लिखना, ऐसी बातें कहना बहुत ही उचित नहीं है। अब ठीक है, हम 1000 बार कह सकते हैं प्रेमचंद को खारिज करेंगे, हम शुक्ल को खारिज करेंगे, हम नागार्जुन को खारिज करनी। खारिज कैसे करेंगे भाई? पाठकों को तो विषय चाहिए, पाठकों को तो मैटर चाहिए, पाठकों को सिर्फ बात नहीं चाहिए। और इस बात के उलझन में हम कब तक लोगों को उलझा सकते हैं? राजनीतिक व्यक्तियों ने नहीं किया, सब जवाब दिखाया, हमको बातों में उलझाए रखा, और ये परिपाटी अब साहित्य में भी आ गई। तो पाठक इतना भावनात्मक रूप से आपको महत्व नहीं देता है, उसको विषय चाहिए। ठीक है, बहुत सारे शब्द समाज से खारिज हो गए। एक जब हम लोग छोटे थे तो सिर्फ
साहित्य में और राजनीति में सांप्रदायिकता की बातें आती है। सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता, और ये सांप्रदायिकता ऐसा ब्रह्म राक्षस था कि ये अपने शब्द के मायाजाल में लोगों को ऐसे उलझाया रहा कि इसके आगे कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। तो वो शब्द खत्म हो गया और अब नया एक राष्ट्रवाद शब्द चला है। अब राष्ट्रवाद पे बातें हो रही है। पता नहीं चलता है कौन राष्ट्रवादी है साहित्य में, राजनीति में, और राष्ट्रवादी साहित्य आप किसे कहेंगे। राष्ट्रवादी कहने वालों को तो आप देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों से जो कहते हैं कि हम ही सही राष्ट्रवादी हैं, उसको समाज और राजनीति दोनों में नकारा गया। दोनों ने उनको अस्वीकार किया। अब ये है कि आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए ये बात कहें बार बार कि नहीं हम ही सही कह रहे हैं, हम ही सही राष्ट्रवादी हैं, हम ही सही साहित्यकार हैं, तो ये होगा कैसे? सिर्फ कहने से तो होगा नहीं। सामाजिक स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। आज हम लोकतांत्रिक देश में है, लोकतांत्रिक युग में है, जहाँ एक अदना आदमी का महत्व उतना ही है जितना एक बड़े आदमी का है। ये अलग बात है कि यथार्थ में हो चाहे ना, लेकिन ये तो माना जाता है। आज का जो संविधान है, आज का जो समाज है, वो मनु का नहीं है, वो अम्बेडकर का है। इस पे भी हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो इन कमजोर पहलुओं को बार बार सामने लाकर, जिसका आज कोई औचित्य नहीं, आज की नई पीढ़ी इन सब बातों का कोई तवज्जो नहीं देती, कोई महत्व नहीं देती। उसे अपना भविष्य दिखता है, उसे अपना बेहतर समाज दिखता है, और वो उस रास्ते पे चलना चाहता है। आप बार बार ऐसा करते, तो मेरा कहना यह है कि आलोचना तो होनी चाहिए, लेकिन आलोचना के लिए वैसी विषय वस्तु भी साहित्य में लिखी जानी चाहिए। एक इधर बहुत मत दिया जाता है, एक आलोचक हैं इधर, क्या नाम उनका, धर्मवीर, जो IAS थे, कभी IAS रहे और बहुत बड़े आलोचक हैं। तो पता नहीं कहाँ से उसी पॉइंट को ढूंढते हैं। वो दिखाते हैं कि इस पेज पे, इस लाइन में, इस स्टेंजा में ये बातें कही गई, मतलब वहाँ आलोचना खत्म हो जाती है। आलोचना वहाँ खत्म हो जाती है, वहाँ सिर्फ शिकायत दर्ज की जाती है।